गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बीए पार्ट थर्ड में संस्कृतिकरण की जो विवेचना है डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के संदर्भ में हम इस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने संस्कृतिकरण का परिचय लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक उच्च जाति होती है जिसकी जीवन शैली कार्य व्यवहार को निम्न जाति अनुसरण करती है और एक दो पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का दावा करती है। प्रथम पार्ट में हम ये पढ़ चुके थे। अब हम सबसे पहले डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद संस्कृतिकरण की विवेचना को प्रस्तुत किया जाएगा। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने प्रमुख रूप से निम्न पुस्तकें लिखी हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने मैसूर के अंदर जो परिवार की संरचना पाई जाती थी उसका अध्ययन किया था और विवाह के संदर्भ में वहाँ क्या बदलाव आए उनकी चर्चा की गई। 1955 में इंडियाज़ विलेज नामक पुस्तक में भारतीय गांवों में जो सांस्कृतिक आधार पर बदलाव आ रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से इन अध्ययनों को करके एक जो नए परिवर्तित भारतीय समाज का निर्माण हुआ है उसकी व्याख्या की गई। 1966 में इन्होंने पुस्तक लिखी सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यानी इस आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन किस रूप में हुआ है। 1966 में इस पुस्तक में उन सभी परिवर्तनों को इंगित किया गया था। 1966 में ही इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स नामक पुस्तक में इन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो बदलाव थे, जो साहित्य से संबंधित बदलाव थे, लेखन पद्धति से संबंधित नए परिवर्तन थे, उनकी चर्चा की। ठीक इसी प्रकार 1969 में इंडिया सोशल स्ट्रक्चर यानी भारत की सामाजिक संरचना क्या है इस पर इन्होंने चर्चा की और अपने प्रलेखन कार्य में जो फील्ड सर्वे करके भारतीय सामाजिक संरचना में नातेदारी का आधार क्या है, भारतीय सामाजिक संरचना में विवाह परिवार में क्या बदलाव आ रहे हैं, इन सब की चर्चा करके एक संरचना के आधार पर जाति वर्ग समाज ने क्या बदलाव हुआ इनकी व्याख्या की गई। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में भारतीय ग्रामीण संरचना के संदर्भ में ये व्यवस्था थी। उसके बाद 1977 में डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया जो इनकी पुस्तक आई है, उसमें विविध आयामों के अंतर्गत भारतीय समाज में जो बदलाव हुआ है उसकी व्याख्या की गई है। माई बड़ौदा डेज 1981 में, जिसमें गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान पर जो उन्होंने अनुभव किया उसको व्याख्यात किया। 1993 में आई पुस्तक सोशोलॉजी इन इंडिया, जिसे हम सोशोलॉजी इन दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भारतीय संदर्भ में दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत में महिला पुरुष के संबंध, ग्रामीण संरचना में आए हुए बदलाव, इनकी चर्चा की गई। और 1996 में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, यानी गांवों के संदर्भ में जाति लिंग की जो पद्धति शास्त्रीय व्याख्या की गई है, इनका संदर्भ इसमें रखा गया। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या हैं। डॉक्टर राम आहूजा ने भारतीय समाज जो पुस्तक लिखी है उसमें संस्कृतिकरण की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कुछ तथ्य डाले गए हैं जिनका क्रमशः वर्णन है। नंबर 1, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसके साथ आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व को जोड़ दिया गया है। अर्थात जो डोमिनेंट कास्ट की हम बात करते थे प्रबल जाति की, प्रबल जाति आर्थिक व राजनीतिक आधार पर मजबूत होती थी। स्थानीय प्रबल जाति की भूमिका को परिवर्तन की सांस्कृतिक संरचना में विशेष महत्व दिया गया है। यद्यपि कुछ समय तक निम्न जातियों ने ब्राह्मणों की नकल की, लेकिन
शीघ्र ही स्थानीय प्रबल जाति की नकल की जाने लगी और यह जाति गैर ब्राह्मण होती थी। अर्थात संस्कृतिकरण की पहली विशेषता को हम यूं समझ सकते हैं कि जहां पहले ब्राह्मण जाति का ही अनुसरण होता था, अब वहां गैर ब्राह्मण जाति का भी अनुसरण किया जा सकता था। वो जाति कौन सी होगी? वो जाति होगी जो संख्या में अधिक होने के आधार पर राजनीतिक प्रभुत्व रखती होगी, और दूसरा आर्थिक आधार पर उसपे शक्तियां उसके पास नहीं तय, अर्थात उत्पादन के साधनों पर उसका पूरा अधिकार रहेगा, और ऐसी स्थिति में वो डोमिनेंट कास्ट बन जाती है। यद्यपि कुछ समय तक निम्न जातियों ने ब्राह्मणों की नकल की होगी, लेकिन अब ये डोमिनेंट कास्ट गैर ब्राह्मण जाति होती जा रही है, या ऐसा हो सकती है। दूसरी विशेषता के रूप में संस्कृतिकरण उन जातियों में कभी न कभी अवश्य होता था जिनको आर्थिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से उनकी स्थिति ऊंची नहीं थी, अर्थात उनकी राजनीतिक व आर्थिक स्थिति कर्मकांडी स्थिति में बड़ा अंतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संस्कृतिकरण के बिना उच्च स्थिति का दावा प्रभावहीन माना गया। जाति व्यवस्था में सत्ता के जो तीन प्रमुख केंद्र होते हैं, संस्कार, राजनीतिक व आर्थिक, इन तीनों की मध्य की स्थिति में संस्कृतिकरण एक विशिष्ट स्थिति को प्राप्त करता है। एक क्षेत्र में सत्ता को हथियाना, दूसरे दो क्षेत्रों में सत्ता प्राप्ति में वृद्धि कर देना। लेकिन श्रीनिवास कहते हैं कि इस तरह की असंगतियां होती ही रहती हैं। अर्थात इस विशेषता में यह स्पष्ट किया गया कि संस्कृतिकरण उन जातियों में कभी न कभी अवश्य होता है जिनको आर्थिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से वे ऊंचे नहीं थे। अर्थात रिचुअल पोजीशन में कर्मकांड की दशाओं के मध्य में वो स्थितियां वहां पर विकसित नहीं हो पाई, इसलिए उनके अंतर मन में अपने वजूद को ऊंचा उठाने के लिए संस्कृतिकरण पाया जाता था। तीसरी विशेषता के रूप में आर्थिक उन्नति संस्कृतिकरण की आवश्यक शर्त नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ संस्कृतिकरण होना आवश्यक है। यह विद्यार्थी ध्यान दें, राजनीतिक प्रभुत्व और एक कर्मकांड के आधार पर अपनी स्थिति ऊंचा होना महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति का सबसे ज्यादा महत्व होना ही कोई विशेष बात नहीं होती थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि कोई समूह, जाति, जनजाति राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ले, इससे उसकी आर्थिक उन्नति हो जाए और संस्कृतिकरण भी संयोगवश हो जाए। श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा में अस्पृश्यों का उदाहरण दिया जो कुर्ग जाति से संबंध रखते थे, जिनका अत्यधिक संस्कृतिकरण हो गया है। यद्यपि उनकी आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि कुर्ग ने क्या किया? ब्राह्मणों का अनुसरण किया, ब्राह्मणों की कर्मकांडी व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन वो कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाए। आर्थिक दशा में हम ये कह सकते हैं उनके कोई बदलाव नहीं हुआ। आर्थिक विकास, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करना, शिक्षा, नेतृत्व व संस्तरण में ऊंचे उठने की इच्छा रखना, ये ऐसे सारगर्भित तत्व हैं, और संस्कृतिकरण के इस प्रकरण में कुछ तत्वों को भी अलग रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संस्कृतिकरण अस्पृश्यों की आर्थिक दशा के बदलाव का प्रतीक है। चौथी विशेषता के रूप में हम संस्कृतिकरण को एक दोहरी प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस के रूप में मानते हैं। ऐसा नहीं है कि निम्न जाति उच्च जाति से कुछ प्राप्ति करती है, बल्कि उसे कुछ प्रदान भी करती है। हम देखते हैं कि पूरे भारत में हिंदुत्व के बड़े देवताओं के अलावा ब्राह्मण कुछ स्थानीय देवताओं की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्थानीय स्तर के देवता महामारियों से रक्षा करते हैं, पशुधन, बच्चों के जीवन, अन्न आदि को संरक्षण देते हैं। जैसे खेतरपाल की पूजा कर दी, खेती की रक्षा कर दी। स्थानीय स्तर पर कोई लोक देवी देवता, जहर से मरने वाले लोगों का कुछ अलग देवता, कीड़ा कांटा खाने वाले का अलग देवता, इस तरह की चीजें बन जाती है। ये कहाँ से आई? ये आई कि ब्राह्मणों ने
जो बलि देने की प्रथा अपने अंदर प्रारंभ की, ये कहीं ना कहीं उस निम्न जाति के सांस्कृतिक तत्वों का प्रभाव है, क्योंकि स्थानीय संस्कृतियां देने की अपेक्षा लेती अधिक हैं। फिर भी संस्कृति हिंदुत्व के स्थानीय तथा लोक तत्वों को आत्मसात कर लेती है। आत्मसात करने की प्रक्रिया इस प्रकार लोक परंपराओं और सूक्ष्म परंपराओं के साथ वृहद परंपराओं में निरंतरता की ओर बढ़ती है। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि संस्कृतिकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। इसमें गिव एंड टेक दोनों होता है, यानी उच्च जाति निम्न जाति से भी कुछ ग्रहण करती है और निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। पांचवी विशेषता है गतिशीलता की इकाई समूह होती है, ना कि व्यक्ति या परिवार। यहां विद्यार्थियों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा आर.के. मर्टन ने दी थी, ठीक इसी प्रकार गतिशीलता जो होती है संस्कृतिकरण की, वो एक अलग व्यक्ति नहीं करता, यानी वो संदर्भ व्यक्ति के आधार पर काम नहीं करता, एक समूह के रूप में करता है। जो भी परिवर्तन होगा एक ग्रुप में होगा और ग्रुप के आधार पर पूरे समूह के रूप में किसी न किसी जाति को फॉलो किया जाएगा। उसके आधार पर, अपने व्यवहारों के आधार पर उसमें परिवर्तन लाके अपनी सांस्कृतिक सोपान में स्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिशीलता की इकाई समूह होती है, ना कि व्यक्ति या परिवार। छठी विशेषता के रूप में ब्रिटिश शासन ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता ने इस परिवर्तन की ओर बढ़ने वाली प्रवृत्ति को कमजोर किया। अब सम स्तर पर क्षैतिज स्थितियां परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब यह है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश शासन का योगदान है पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि उस वक्त यातायात के साधन विकसित हुए, छापाखाना विकसित हुआ, आने जाने की स्थितियों में समाचार पत्रों के माध्यम से नई युवाओं में जागृति आई और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं आवागमन के साधन सुलभ हुए, तो माइग्रेट होने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस स्थिति में संस्कृतिकरण को ब्रिटिश काल में प्रोत्साहन मिला है। सातवीं विशेषता के रूप में भारत में सामाजिक परिवर्तन की बात संस्कृतिकरण व पश्चिमीकरण के संदर्भ में करने का अर्थ है कि उसकी व्याख्या प्रमुखतः सांस्कृतिक अर्थों में करना, ना कि संरचना के अर्थ में। अर्थात कल्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। वो मूल रूप में अपनी मूल प्रवृत्तियों में होते हैं, लेकिन संस्कृति में ये बदलाव पाए जाते हैं। श्रीनिवास ने माना कि संस्कृतिकरण में जाति व्यवस्था किसी न किसी रूप में एक पोजिशनल चेंज है, स्थितीय परिवर्तन है, और उसमें संरचना संबंधी परिवर्तन के बिना भी सांस्कृतिक परिवर्तन आसानी से हो सकते हैं। आठवीं विशेषता के रूप में संस्कृतिकरण में समूह की उच्च स्थिति की उपलब्धि स्वतः नहीं होती। समूह को अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी होती है और इस अवधि में उसे अपने दावे के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता है। इस दावे को स्वीकार करने की शुरुआत करने में 1 या 2 पीढ़ी का समय भी लग सकता है। कई मामलों में जाति का दावा लंबे अंतराल के बाद भी स्वीकृत नहीं होता और कई बार ऐसा भी होता है कि यह दावा एक समय या स्थान में सफल ना हो, पर दूसरे स्थान व समय में स्वीकार कर लिया जाए। अर्थात संस्कृतिकरण की जो ये प्रक्रिया है, इसमें समूह की उच्च स्थिति की उपलब्धि अपने आप नहीं होती। इसमें कई बार हमको वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा के आधार पर उस दावे के लिए निरंतर दबाव रखना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 से 2 पीढ़ियां इस दावे के स्वीकार करने में लग जाती है। तभी तो कहा गया है कि 1-2 पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का दावा किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि वो एक बार में ही सफल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य स्थान पर उसकी सफलता प्राप्त हो जाती थी। संस्कृतिकरण और समतुल्य शब्दावली। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने जो ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया है, तो ये एक संस्कृतिकरण के समतुल्य शब्द है।
इसकी व्याख्या के संदर्भ में डॉक्टर राम आहूजा ने अपनी पुस्तक भारतीय समाज में वर्णन किया है और उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बताया कि संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण में क्या फर्क है। उन्होंने कुछ कारण दिए। संस्कृतिकरण शब्द विस्तृत है जबकि ब्राह्मणीकरण शब्द संकीर्ण व सीमित है, क्योंकि जब रामपुरा नामक गांव में कुर्क जाति के लोगों ने ब्राह्मणों का अनुसरण किया था तो अनुसरण करने के आधार पर वहां जो स्थिति बनी वहां ब्राह्मणों को कॉपी किया गया, इसलिए इसका नाम ब्राह्मणीकरण रखा गया होगा। लेकिन संस्कृतिकरण शब्द प्रभु जाति के संदर्भ में एक विस्तृत अवधारणा है। वास्तव में ब्राह्मणीकरण संस्कृतिकरण की व्यापक प्रक्रिया में शामिल है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में ब्राह्मण सोमरस का पान करते थे, मांस खाते थे, पशु बलि चढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने यह आचरण उत्तर वैदिक काल में त्याग दिया। शायद ऐसा उन्होंने जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर किया होगा। आज अधिकतर ब्राह्मण शाकाहारी एवं मद्य निषेधी हैं। केवल कश्मीरी, बंगाली और सारस्वत ब्राह्मण मांसाहारी भोजन करते हैं। यदि ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता तो यह बताने की आवश्यकता भी पड़ती कि कौन से ब्राह्मण के विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम केवल ब्राह्मण शब्द का यूज कर देते तो हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि बंगाली ब्राह्मण जो मांसाहार के रूप में मछली खाते हैं या फिर जो सारस्वत ब्राह्मण है जो उत्तर प्रदेश में मांस का भक्षण कर लेते हैं, तो हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। अतः संस्कृतिकरण चीज अलग है और ब्राह्मणीकरण चीज अलग है। नंबर 2, संदर्भ समूह या संस्कृतिकरण के एजेंट सदैव भी ब्राह्मण नहीं होते। वास्तव में ब्राह्मणों ने, जिन्होंने नियमों की घोषणा का अधिकार सौंपा गया था, दूसरी जाति के सदस्यों को ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और संस्कारों को मानने का निषेध किया था। लेकिन इस प्रकार के निषेधों में निम्न जातियों को अपने रीति रिवाजों के संस्कृतिकरण से नहीं रोका। अतः हम कह सकते हैं कि श्रीनिवास ने मैसूर की निम्न जातियों को जो उदाहरण दिया है उसमें लिंगायत जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन दावा करते हैं कि ब्राह्मण के बराबर हैं की जीवन शैली अपना ली। दक्षिण भारत के लोहार स्वयं को विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते थे, जनेऊ धारण करते थे और उन्होंने अपने संस्कारों का संस्कृतिकरण भी कर लिया है। फिर भी उनमें से कुछ अब भी मांस खाते हैं, मदिरा सेवन करते हैं, जिसके कारण बहुत सी जातियां, यहां तक कि अस्पृश्य जातियां भी उनके हाथ का पानी तक नहीं पीती। तो अतः ये कह देना कि ब्राह्मण की प्रतिष्ठा हमेशा सर्वोच्च रही है, यह अनुचित है। दक्षिण भारत में जो ये उदाहरण दिया गया है लिंगायतों का, ये एक अपवाद है। इस प्रकार निम्न जातियों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षत्रिय, वैश्य और जाटों की नकल की। इसलिए ब्राह्मणीकरण शब्द को सांस्कृतिक व सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में व्याख्या करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया और यही कारण है कि इन्होंने जो ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था उसको आगे जाके कन्वर्ट करके प्रभु जाति के रूप में बदला और ये स्पष्ट किया कि प्रभु जाति का अनुसरण निम्न जातियां करती हैं और 1-2 पीढ़ी के बाद उनकी संतान होने का दावा किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और आगे वाली क्लास में हम सामाजिक परिवर्तन का संस्कृतिकरण के साथ संबंध और अन्य चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।